Hello everyone, welcome to my channel where we study law subject for preparing judiciary exams. Let us start with section 6 of the Limitation Act. Section 6 is legal disability. Please open your barracks. Have your barracks at all times. Legal disability, where a person entitled to institute a suit और मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। तो सेक्शन 6 किस चीज़ पे लगता है? सूट पर लगता है और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पे लगता है। सेक्शन 5 था लिमिटेशन एक्ट का, वो अपील और एप्लीकेशन पे ही लगता था, सूट पे नहीं लगता था, ना ही ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन पे लगता था। और जो सेक्शन 6 है वो सिर्फ सूट और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पे लगता है। तो आपको पीटी पर्पस के लिए हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, डिस्टिंक्शंस याद रखने पड़ेंगे। तो वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एट द टाइम फ्रॉम विच प्रेस्क्राइब पीरियड इज टू बी रेकन्ड। रेकन्ड का मतलब होता है जहाँ से कैलकुलेशन शुरू होनी है, जिस दिन से, उस दिन वो क्या है, या तो वो माइनर है, या वो इंसेन है, या वो एक इडियट है। या तो वो माइनर, इंसेन या इडियट है। जब से प्रेस्क्राइब पीरियड की कैलकुलेशन शुरू होनी थी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ही मे इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड। द वर्ड इज सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। सेम पीरियड आफ्टर डिसेबिलिटी सीजेस। तो अपने इस ब्रेक डाउन कर लेते हैं सेक्शन का। सूट और एप्लीकेशन, पर्सन, क्लॉज 1 है ये, क्लॉज 1, पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट सूट या फिर मेक एप्लीकेशन एट द टाइम। किस टाइम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम फ्रॉम विच पीपी इज टू बी रेकन्ड। प्रेस्क्राइब पीरियड जहां से कैलकुलेशन शुरू होनी थी। प्रेस्क्राइब पीरियड की कैलकुलेशन कब से शुरू होती है? जब कॉज ऑफ एक्शन शुरू होता है, जब कॉज ऑफ एक्शन मिलता है। एट द टाइम प्रेस्क्राइब पीरियड वो क्या है? या तो माइनर है, इडियट है, या इंसेन है। अगर ये तीनों बातें हैं तो उसको डिसेबिलिटी जब उसकी सीज हो जाएगी, मतलब डिसेबिलिटी जब ओवर हो जाएगी, तो उसे सेम टाइम मिलेगा एज इफ देयर वॉज नो डिसेबिलिटी एट द टाइम ऑफ रेकनिंग। तो जब डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी तो उसको सेम पीरियड मिलेगा। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ फाइल करने के लिए, और इसी टाइम वो एक माइनर है, ठीक है। प्लेंटिफ क्या है? डिसेबल्ड है, लीगली डिसेबल्ड है। और जो इसका प्रेस्क्राइब पीरियड था वो यहाँ जाके फिनिश होता है। प्रेस्क्राइब पीरियड था 3 साल का। अब उसकी डिसेबिलिटी यहाँ पे सीज खत्म होती है, डिसेबिलिटी सीजेस, मतलब वो मेजर हो गया। तो ये सारा उसकी, जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हुई, यहाँ से प्रेस्क्राइब पीरियड रेकन किया जाएगा, मतलब यहाँ से शुरू होगा। तो ये सारा पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। समझ गए? तो जो कॉज ऑफ एक्शन यहाँ राइज हुआ था, प्रेस्क्राइब पीरियड यहाँ ओवर हो गया था, डिसेबिलिटी उस प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद शुरू हुई, तो पीरियड, डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड उस दिन माना जाएगा जिस दिन उसकी डिसेबिलिटी सीज हुई। ये है क्लॉज 1।
अब बेयर एक्ट, अब क्लॉज 2 डील करता है जहां पर 2 डिसेबिलिटीज हों। तो उस केस में क्या होगा, जब दोनों बोथ डिसेबिलिटीज सीज होंगी तब से पीरियड रेकन स्टार्ट होगा कैलकुलेशंस के लिए, तब से प्रेस्क्राइब्ड पीरियड की कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। लेट अस रीड द बेयर एक्ट। Where such person is at the time from the prescribed period is to be reckoned affected by 2 such disabilities, वो माइनर भी है और वो इंसेन भी है, और where his disability has ceased is affected by another disability, एक डिसेबिलिटी थी वो सीज होने के साथ साथ उसकी दूसरी डिसेबिलिटी शुरू हो गई। He may institute the suit or make an application within the same period after both disabilities, जब दोनों disabilities सीज हो जाएंगी उसके बाद उसको सेम पीरियड मिलेगा। अब क्लॉज 3 बात करता है जब उसकी डिसेबिलिटी सपोजिटली उसकी डेथ तक चलती है, वो एक सपोजिटली प्लेंटिफ इंसेन था और टिल डेथ वो इंसेन ही रहता है, तो उस केस में क्या होगा, जो उसके एलआरस हैं ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सेम पीरियड में फाइल कर सकते हैं। अब क्लॉज 4 क्या बोलता है, जहां पे LRB एट द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन हुम ही रिप्रेजेंट, सपोजिटली आप समझिए क्लॉज 4 यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और यहाँ पे प्लेंटिफ क्या है, अनसाउंड है, मतलब डिसेबल्ड, डिसेबिलिटी है उसे। यहाँ पे प्रेस्क्राइब पीरियड ख़त्म होना था और यहाँ पे वो मर जाता है, डाइज। तो जो उसके LR हैं, LRB एट द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ, वो भी माइनर हैं, वो भी माइनर हैं। माइनर का मतलब वो, उन्हें भी डिसेबिलिटी है। तो इन LR को भी सेम पीरियड मिलेगा जब ये डिसेबिलिटी सीज होगी LR की, वहाँ से डेट ऑफ रेकनिंग स्टार्ट होगी, वहाँ से प्रेस्क्राइब पीरियड की कैलकुलेशन। सपोजिटली ये LR यहाँ जाके मेज़र होते हैं तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, इनको भी सेम पीरियड मिलेगा। ये क्लॉज 4 है। बेयर एक्ट पे आ जाइए। अब क्लॉज 5 एक रूल है लिमिटेशन का जो सेक्शन 9 में है, दैट इज़ कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। एक बार अगर लिमिटेशन में टाइम रन करना शुरू हो गया है तो वो रुकता नहीं है, तो उसी की मैनिफेस्टेशन सेक्शन 5 में है। तो सेक्शन 5 क्या कहता है, वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस। सपोजिटली क्लॉज 5 इस सिनेरियो में बात करता है, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ पर वो यहाँ पे डिसेबिलिटी थी उसे, यहाँ पे उसकी डिसेबिलिटी सीज हो गई और प्रेस्क्राइब पीरियड यहाँ तक था। और यहाँ पे वो बीच में डाई कर जाता है। तो क्लॉज 4 बात करता है जहाँ पे डेथ से पहले डिसेबिलिटी सीज हो जाती है, डेथ से पहले डिसेबिलिटी सीज हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए, वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस, मतलब डेथ बाद में होती है, डिसेबिलिटी सीज पहले हो जाती है, बट विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम, मतलब विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, ये रहा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, उसका
his LR may institute the suit or make an application within the same period after death as been have been available he had not died. अगर वो मरा ना होता, उसकी डेथ ना हुई होती, तो वो सेम पीरियड, तो ये सेम पीरियड LR को मिलेगा फाइल करने के लिए। समझे? प्लेंटिफ को डिसेबिलिटी थी, उसकी डिसेबिलिटी सीज हो गई प्रेस्क्राइब पीरियड से पहले और डेथ से पहले। यहाँ पे उसकी डेथ होती है और यहाँ पे प्रेस्क्राइब पीरियड ख़त्म होता है, तो ये जो पीरियड है ये सेम पीरियड LR को मिलेगा फॉर फाइलिंग अ सूट और मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन की। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन कहती है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन द वूम्ब। ये पीटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये सारा कुछ याद रखना चाहिए। अब इसी का कनेक्शन है सेक्शन 9 के साथ, तो लेट्स रीड सेक्शन 9। सेक्शन 9 एक जनरल रूल है लिमिटेशन का, जो कि बताता है कि एक बार लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग स्टार्ट हो गई और टाइम है स्टार्टेड टू रन, तो वो किसी भी केस में रुकेगा नहीं। सो लेट अस रीड सेक्शन 9। कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटीज कौन सी होती हैं? ऊपर सेक्शन में पढ़े हैं आपने, माइनर हो, इंसेन हो, इडियट हो। और इनेबिलिटी, इनेबिलिटी अब क्या होती है? आई विल एक्सप्लेन टू यू। टू इंस्टीट्यूट और सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स इट वंस अ टाइम हैज़ बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट थिंग वुड स्टॉप इट। ये सेक्शन 9 का जनरल रूल है। सेक्शन 9। अब डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी तो अपने सेक्शन 6 में पढ़ी थी, वो 3 तरह की है। आप माइनर हो, इडियट, इंसेन। और इनेबिलिटी क्या होता है? सेक्शन 9 का जो स्कोप है वो थोड़ा सा वाइड है। एक्सीडेंट हो गया, जैसे इलनेस हो गई, कोमा, पैरालिसिस, फिजिकली इनकेपेबल बन गए, तो एक बार टाइम रन होने लग गया, उसके बाद आपका अगर एक्सीडेंट कुछ भी हो जाता है, सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी वो टाइम को स्टॉप नहीं करेगी। एक बार टाइम रन करना स्टार्ट हो गया तो इट वुड एंड ऑफ ऑन द प्रिस्क्राइब पीरियड, बीच में कभी रुकेगा नहीं, कोई सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी उसे नहीं रोकेगी। ये है जनरल रूल। इसका एग्जांपल बता देता हूँ। सपोजली यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और यहाँ जाके प्रिस्क्राइब पीरियड फिनिश होना था। यहाँ पे प्लेंटिफ कोमा में चला गया। अब पीरियड तो यहाँ पे रन होना शुरू हो गया था, स्टार्टेड टू रन। तो क्या जब कोमा में चले गए तो क्या ये पीरियड स्टॉप होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज ऑफ सेक्शन 9, प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 9। अब इसका एक ही सिंगल एक्सेप्शन है, वो बेयर में ही दिया गया है। आई विल एलैबोरेट टू यू। प्रोवाइडेड दैट वेयर लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन letter of administration to the estate of a creditor have been granted to his debtor, the running of the period of limitation for suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues। अब इसका क्या मतलब है? अब जो सेक्शन 9 का प्रोवाइजो है ना, ये एक एक्सेप्शन बताता है। इट इज़ रिलेटेड टू, लिख लीजिए, रिलेटेड टू डबल पर्सनैलिटी।
ए क्रेडिटर है, बी डेटर है। ए ने पैसा दिया है, बी ने पैसा लिया है। अब इस ट्रांजैक्शन का कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर शुरू हो जाता है। बी लोन नहीं पे करता तो क्रेडिटर के पास 3 साल टाइम है केस फाइल करने के लिए। यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फिनिश होना था और यहाँ पर ए की डेथ हो जाती है, क्रेडिटर की डेथ हो जाती है। अब केस किससे करना था? ए ने ही करना था। किसके खिलाफ करना था? बी के खिलाफ करना था। पर बी ही इस केस में एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हिज एस्टेट लगा दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर टू द एस्टेट ऑफ ए। अब बी को ही एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एस्टेट ऑफ ए लगा दिया जाता है। तो बी अब डेटर भी है, उसी ट्रांजैक्शन का था, और एडमिनिस्ट्रेटर भी है। अब इस केस में जब तक बी का एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगा उतने टाइम के लिए पीरियड सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्यों? बायस बचाने के लिए। बी अपने खिलाफ केस नहीं करेगा, इसलिए जितना टाइम भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन, सपोजली यहाँ पे डेथ होती है और यहाँ पे बी को एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाता है और यहाँ तक कंटिन्यू रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड्स, तो इस पीरियड के लिए सस्पेंशन रहेगा। लेट अस रीड द बेयर एक्ट अगेन। Where the letter of administration to the estate of a creditor has been granted to his debtor, उसी के डेटर, क्रेडिटर के एस्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसी के डेटर को दे दी गई है। तो जो रनिंग ऑफ पीरियड है ना टू रिकवर द डेट, जो डेट उसने ए ने दिया था क्रेडिटर ने, वो सस्पेंडेड रहेगा जितना टाइम एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगा। सो इस पे थोड़ा सा आप लिख लीजिए। As a general rule, once time has started to run, it will not stop due to any subsequent disability or inability. However, in a peculiar case where time has started to run and creditor dies during prescribed period and the debtor has been made administrator of the property of the creditor that is deceased, then for the time administration continues, the running of time will remain suspended. अब सेक्शन 9 किस किस चीज़ पे लगता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब सेक्शन 9 लगता है सूट पे और एप्लीकेशन पे। सेक्शन 6 किस पे लग रहा था? सूट पे और ऑर्डर 21 एप्लीकेशन पे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 5 किस पे लगता था? अपील और एप्लीकेशन पे। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।